नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में डिस्कस करेंगे इस सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या है और उसमें किस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, एज इट्स नेम सजेस्ट, इट इज नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पस, इट इज फॉर सर्विस मोटिव। यानी यहाँ पे गुड्स एक्सचेंज नहीं हो रहे, परचेज सेल ऑफ गुड्स नहीं है, ओनली सर्विसेज लाइक क्लब, स्कूल, हॉस्पिटल, जिमखाना, लाइब्रेरी, this type of organizations account is also termed as accounts for not for profit organization, because main intention of this type of establishment is not to earn profit but to provide services to its members। ये इसका मेन मोटिव है, इसलिए ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अकाउंट्स है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें ये डिफरेंशिएट करना होगा कि ट्रेडिंग कंसर्न और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग कंसर्न का जो रोड मैप है अकाउंटिंग प्रोसेस का, उसको एक बार याद कर लेते हैं। ट्रेडिंग कंसर्न में जहां पे गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है जर्नल। जर्नल इज डिवाइडेड इन 8 डिफरेंट सब्सिडरी बुक, वेयर 4 बुक्स इज फॉर गुड्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, देन बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक, कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर। तो इस तरह से ट्रेडिंग कंसर्न के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सब्सिडरी बुक 8 रखी जाती है। उसके बाद लेजर का स्टेज है, then trial balance is a bridge between this ledger and final accounts so as to check arithmetic accuracy in preparation of books of accounts. It means equal amount of debit and credit we need to check, and it is with the help of trial balance. तो trial balance के बाद final accounts में trading profit and loss and balance sheet, sole proprietorship final accounts already is been discussed in chapter 5। अब यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो इंस्टीट्यूशन जो सर्विस मोटिव के लिए है, उसका अकाउंटिंग हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं है। पहली बात तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं है, इसलिए ये गुड्स की 4 बेसिक सब्सिडरी बुक और डेटर क्रेडिटर की सब्सिडरी बुक रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो मेन प्राइमरी बुक है यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में, वो है कैश बुक। रीजन मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन is of cash nature and cash book is first book in case of this non trading concern। तो यहाँ पे रिसीव पेमेंट अकाउंट के नाम से कैश बुक प्रिपेयर किया जाएगा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में। इट हैज 2 साइड, 2 डायमेंशन, रिसीव साइड एंड पेमेंट साइड। यहाँ पे स्टार्ट होगा कैश बैलेंस से और बैंक बैलेंस आएगा। अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट, एंड देन ऑल रिसिप्ट्स एंड ऑल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड, all receipts, all payments are recorded and closing balance of cash and bank is extracted। तो यहाँ पे closing cash balance आएगा पेमेंट साइड पर, जैसे हम कैश बुक में प्रिपेयर करते थे वैसे ही यहाँ कैश बैलेंस आएगा। और बैंक के लिए दोनों साइड पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर बैंक में रिसिप्ट ज्यादा है, पेमेंट कम है, तो बैंक का बैलेंस आएगा, लेकिन बैंक में अगर पेमेंट ज्यादा है कंपेयर टू इट्स रिसिप्ट, तो ओवरड्राफ्ट आएगा, जो कि यहाँ पे रिसिप्ट साइड पे बैलेंस निकलेगा। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट है यहाँ पे रिक्वायरमेंट नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में, वो है रिसीव पेमेंट अकाउंट का। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसीजर में जो एंड पार्ट आता है, जहां पे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट्स में, वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि गुड्स नहीं है। इसलिए जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, तो इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी विल प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जैसा नेचर प्रॉफिट एंड लॉस का था, सेम नेचर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का रहेगा। यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू इनकम्स आती थी, यहाँ पे भी रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू इनकम्स रिकॉर्ड होगी। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड इज एक्सपेंडिचर साइड एंड राइट हैंड साइड इनकम साइड, मींस डेबिट साइड इज एक्सपेंडिचर साइड एंड क्रेडिट साइड इज इनकम साइड। पर किस तरह के ट्रांजेक्शन आएंगे उसके लिए हमें ये इंपॉर्टेंट नोट याद रखनी है कि ओनली रेवेन्यू यानी रेगुलर आइटम्स ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम एंड ऑफ ओनली करंट ईयर, ओनली रेवेन्यू एक्सपेंस एंड इनकम एंड ओनली ऑफ करंट ईयर विल बी रिकॉर्डेड, विल बी पार्ट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम इसको कंसिडरेशन में इस तरह से लेंगे कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन भले एन्युअली होता है, जैसे यहाँ पे क्लब में एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस होगा, डिनर पार्टी एनुअल डिनर पार्टी एक्सपेंस होगा, डिनर पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन होगा, तो ये सब रेवेन्यू आइटम है। भले एन्युअली होता हो, साल में एक बार होता हो, लेकिन हर साल हो रहा है, इस वजह से इसको रेवेन्यू रिकरिंग आइटम मान के यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हमें ऐसा याद रखना है कि जो भी रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन है एक्सपेंस इनकम के,
और करंट ईयर के हो, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। रिसीव पेमेंट के लिए कोई बैरियर नहीं है। यहाँ पे याद रखना है कि ओनली कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, बिकॉज रिसीव पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। जैसे कैश बुक कैश बेसिस पे प्रिपेयर होता था, सेम रिसीव पेमेंट इज ऑल्सो ऑन कैश बेसिस। All cash receipts and all cash payments has to be recorded irrespective of its nature, whether it is revenue or capital, किसी भी टाइप का हो वो रिकॉर्ड होगा यहाँ पे। all receipts and all payment irrespective of time period, whether it belongs to previous accounting period, current year or next accounting year, doesn't make any difference. All cash receipts and all cash payments has to incorporated to be recorded in receipt payment account. तो याद रखना है कि रिसीव पेमेंट कैश बेसिस पे बनता है और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल सिस्टम मर्केंटाइल बेसिस पे बनता है। यहाँ पे ऑल कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट है ऑल अकाउंटिंग पीरियड के रिलेटेड, यानी जो भी करंट ईयर में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपके सारे क्वेश्चंस 14-15 ईयर के दिए गए, तो जो भी 1 अप्रैल 14 से 31 मार्च 15 में जो भी कैश रिसिप्ट होगा या जो भी कैश पेमेंट होगा वो उस ईयर के रिसीव पेमेंट अकाउंट में शो किया जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। यहाँ पे सब कुछ आएगा, यानी ऑल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर, रेवेन्यू, कैपिटल बोथ, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड, किसी भी ईयर का हो, प्रीवियस, करंट, नेक्स्ट ईयर, एवरी रिसिप्ट एंड एवरी पेमेंट विल बी पार्ट ऑफ रिसीव पेमेंट अकाउंट फॉर दैट ईयर। Income expenditure account is prepared as per mercantile accrual system, so only revenue recurring items of current year will be part of income expenditure account, जहां पे सारे expenses और incomes आएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम ये समझते हैं कि एक्सपेंडिचर में किस तरह के एक्सपेंस होंगे। तो जो ट्रेडिंग कंसर्न में होते थे वैसे ही एक्सपेंस आएंगे यहाँ पे। पहले तो जैसे सैलरी हुई स्टाफ की, रेंट ऑफ प्रीमाइसेस, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, स्टेशनरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जो अब तक ट्रेडिंग कंसर्न में आते थे वो सब यहाँ पे आएंगे। इन स्पेशल सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर्स, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर्स, अब यहाँ पे ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न स्पेशली सर्विस मोटिव से क्रिएट किया गया है। जैसे क्लब हुआ, जिमखाना हुआ, लाइब्रेरी, तो उसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टडी मटेरियल परचेज किया जाता है, एक्वायर किया जाता है। तो जो सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर्स है या पीरियोडिकल्स है, जो वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जो मैगजीन्स और दूसरे डेटा इनपुट्स मंगाए जाते हैं, जैसे जिमखाना है तो हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स और उसके एक्सरसाइज के रिलेटेड बुक्स आएगी, लाइब्रेरी है तो करियर रिलेटेड, तो ये सब जो न्यूज़पेपर और सब्सक्रिप्शन फॉर न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स है वो एक इंपॉर्टेंट आइटम बनेगी इस तरह से नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में। अदरवाइज एडवर्टीजमेंट है, रिपेयर्स है, वो सब नॉर्मल ट्रेडिंग कंसर्न में भी होता था। देन ऑनरेरियम, एक ऑनरेरियम करके एक आइटम है जो रेवेन्यू एक्सपेंस में आएगा। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, ऑनरेरियम इज गिवन टू इनवैल्यूएबल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस काइंड ऑफ पीपल लाइक डॉक्टर्स एंड सेक्रेटरी, तो उसके लिए ऑनरेरियम वर्ड आएगा। इनकम साइड अगर हम चेक करें तो इस तरह के यहाँ पे नॉर्मल एक्सपेंसेस रहेंगे, पर इनकम साइड पे मेन जो पार्ट है इनकम का वो है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, क्योंकि हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में यहाँ पे तो सेल्स था मेन इनकम और अदर इनकम्स थी, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, दलाली रिसीव्ड, वो सब यहाँ पे ट्रेडिंग कंसर्न में हम रिसीव करते थे, जो यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ जो मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, रेवेन्यू इनकम, वो है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। जो क्लब के मेंबर्स है, एसोसिएशन के जो मेंबर्स है, वो प्रिस्क्राइब्ड फीस रेगुलरली ईयरली पे करते हैं और वो इस ऑर्गेनाइजेशन की रेगुलर रेवेन्यू इनकम हुई। इसके साथ है लॉकर्स रेंट, समटाइम्स दिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी, देन मेंबर्स पेड स्टिपुलेटेड रेंट फॉर गेटिंग दैट लॉकर्स फैसिलिटी, उसके लिए जो रेंट की इनकम है ऑर्गेनाइजेशन की वो यहाँ पे आएगा। एंट्रेंस फीस, क्लब के अंदर जो मेंबर्स एंट्रेंस फीस पे करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, वो भी एक रेवेन्यू इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये एक रेवेन्यू इनकम है। तो जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब इन्वेस्टमेंट इज मेड एट द टाइम ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन, तो जैसे ट्रेडिंग कंसर्न में हमारे पास ओवर कैपिटल की सिचुएशन हो जाए तो हम उसको बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करते थे, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। दैट एक्सेस फंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वेस्टेड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन for remunerative purpose, it is called investment। तो इन्वेस्टमेंट कैन बी डन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑल्सो। तो यहाँ पे भी बैलेंस शीट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट जो शो करेंगे उसका रिटर्न जो आएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट,
in terms of rent received, interest received, डिविडेंड रिसीव्ड, इस तरह की यहाँ पे इनकम आएगी। देन कॉन्ट्रीब्यूशन, कोई टाइप का कॉन्ट्रीब्यूशन हो जो मेंबर्स पे करते हैं, एनुअल गैदरिंग का, डिनर पार्टी का, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे इनकम होगी। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ये जो स्क्रैप हम बेचते हैं, ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड अदर स्क्रैप, उसकी एक इनकम होगी। इस तरह से ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। नाउ बैलेंस शीट, अब ट्रेडिंग कंसर्न की कंपैरिजन में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइडेंटिकल यहाँ पे आएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट के आइडेंटिकल यहाँ पे सेम बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी, लायबिलिटी साइड एंड असेट साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल असेट साइड पे बात करते हैं। असेट्स कैसी होगी? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट नहीं आएगा, लेकिन मशीन्स आएंगे यहाँ पे, अलग अलग टाइप के मशीन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन, क्योंकि क्लब हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, जिमखाना हो सकता है, तो ये अलग अलग मशीन्स आएंगे। प्लांट नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं है, इसलिए लैंड, बिल्डिंग है, मशीन है। देन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आएंगे, व्हीकल्स आ सकते हैं, बुक्स, अगर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में बुक्स एक असेट है, फिक्स असेट है तो वो आएंगे। स्पोर्ट्स ग्राउंड आ सकता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल हो सकता है, एक्सेस फंड है बिजनेस के बाहर गया तो वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या फिर करंट एसेट्स लाइक कैश, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंस या रिसीवेबल इनकम के नाम पे असेट्स जनरेट की जाएगी। तो यहाँ पे वही तीन पार्ट है, जैसे यहाँ ट्रेडिंग कंसर्न में थे नॉन करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट, सेम यहाँ नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट। स्पेसिफिकली नॉन करंट एसेट्स के अंदर यानी फिक्स एसेट में प्लांट नहीं आएगा क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं है। Investment has wide range of possibilities. Excess fund can be invested anywhere. Only purpose is remunerative capital creation. And second thing कि जितना टाइम के बाद हमें वो इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस चाहिए, उस टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रख के हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए वी हैव वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज, इसलिए ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विल कम हियर। एंड देन करंट एसेट्स, तो इसमें कैश, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एक्रूड इनकम, ये मेन पार्ट है। यहाँ पे स्टॉक और डेटर्स नहीं हो सकते क्योंकि गुड्स ही नहीं है, इसलिए स्टॉक डेटर्स के चांसेस नहीं है। लायबिलिटी साइड पे अगर चेक करें तो लायबिलिटी में सबसे ऊपर आता है कैपिटल फंड या परमानेंट फंड। अब ये जो है वो मेन कैपिटल है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का, जिसको परमानेंट फंड या कैपिटल फंड के नाम से जाना जाता है। एंड इट्स अ कलेक्टिव कैपिटल ऑफ ऑल इट्स मेंबर, इट्स अ कलेक्टिव कैपिटल फंड ऑफ ऑल इट्स मेंबर। हाउ इट इज क्रिएटेड, तो इस तरह की कैपिटल रिसिप्ट से वो बना है, जैसे डोनेशन हुआ, लीगेसी हुआ, एंट्रेंस फीस है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, ये सब मेन लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ रिसिप्ट या इनकम है, जिसमें डोनेशन, लीगेसी होता है जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी राइट्स है उसको ट्रस्ट थ्रू या व्हील थ्रू इन केस ऑफ डेथ जो ट्रांसफर किया जाता है कि आफ्टर डेथ ऑफ सो एंड सो पर्सन इट्स ऑल प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर टू सो एंड सो ट्रस्ट और एनजीओ। तो इस तरह से वो लीगेसी यानी वारसाई इसके थ्रू ट्रांसफर होता है। डोनेशन है, ये एक रेगुलर इनकम है लेकिन कैपिटल नेचर का है, इसलिए कैपिटल रिसिप्ट है, लीगेसी है। एंट्रेंस फीस यहाँ पे आती है। एंट्रेंस फीस नॉर्मली रेवेन्यू इनकम है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा कि सर्टेन पार्ट इज टू बी कैपिटलाइज। जैसे 100 रुपए की एंट्रेंस फीस में हमें बोला गया कि 30% इज टू बी कैपिटलाइज। इसका मतलब 100 की इनकम के दो पार्ट करने, 30% कैपिटल इनकम है, 70% रेवेन्यू इनकम है। सो 70% विल बी पार्ट ऑफ इनकम एंड 30% विल बी पार्ट ऑफ कैपिटल फंड। इसलिए दो पार्ट किए जाएंगे। जो कैपिटलाइज एंट्रेंस फीस है वो यहाँ कैपिटल फंड में प्लस होगी क्योंकि वो कैपिटल नेचर की इनकम है, और जो रेवेन्यू पार्ट है वो यहाँ पे इनकम साइड पे रहेगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इस तरह से डोनेशन, लीगेसी, एंट्रेंस फीस, कैपिटलाइज, लाइफ मेंबरशिप फीस, जो मेंबर्स लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए फीस पे करते हैं वो यहाँ पे आएगा। देन सरप्लस एंड डेफिसिट का पॉइंट है, तो जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसको हम क्लोज करेंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करने पे डिफरेंस आता था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, सेम वे द डिफरेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। जैसे नेट प्रॉफिट, नेट लॉस यहाँ कैपिटल में प्लस माइनस होता था, वैसे यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट भी कैपिटल फंड के अंदर प्लस माइनस होगा। इफ income side total is more compared to expenditure side from income expenditure account, the difference is termed as surplus and it is added to capital fund, वहां प्लस किया जाएगा। and if expenditure side total is more compared to income, that difference is known as deficit and it is subtracted from that calculation of capital fund। तो इस तरह से
इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो एंड प्रोडक्ट है सरप्लस या डेफिसिट, इट विल बी पार्ट ऑफ कैपिटल फंड. अदर देन दिस डोनेशन, लीगेसी, एंट्रेंस फीस एंड लाइफ मेंबरशिप फीस. तो ये जो मेन पार्ट है एनटीसी का वो है ये कैपिटल फंड. नाउ नेक्स्ट है स्पेशल आइटम है स्पेशल फंड. फंड क्रिएटेड फॉर स्पेशल पर्पस. समटाइम्स इन एनटीसी स्पेशल फंड इज क्रिएटेड with the name of tournament fund, match fund, prize fund, president felicitation fund. All such funds are created for specific purpose, special purpose. Now accounting treatment for special fund, इसको शो किया जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे स्पेशल फंड आफ्टर कैपिटल फंड और परमानेंट फंड. So fund created for special purpose will be shown on the liability side just below the capital fund. All incomes relating to that special fund will be added therein, and all expenses of that particular fund will be subtracted therefrom, and difference will be in the outer column of liability side. कहने का मतलब ये है कि स्पेशल फंड के रिलेटेड जो भी रिसिप्ट्स है, जो भी इनकम है, वो सब ऐड होगा और उसमें से उसके रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे और उसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो लायबिलिटी साइड पे आउटर कॉलम में जस्ट बिलो कैपिटल फंड प्रेजेंट किया जाएगा. तो इस तरह से ये बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है. तो ये रोड मैप है, अकाउंटिंग प्रोसेस है एनटीसी के लिए. टीसी के साथ यानी ट्रेडिंग कंसर्न के साथ अगर कंपेयर करें तो हमारे लिए प्राइमरी बुक कीपिंग में आएगा रिसीव पेमेंट अकाउंट और फाइनल अकाउंट्स के अंदर आएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, just like profit and loss account and balance sheet. This is accounting of trading concern and this part is accounting of non-trading concern. Now certain special items के बारे में डिस्कस करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है जिसमें एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदर करनी है. जैसे एक्सपेंस है, इसमें 2 प्लस और 2 माइनस है. वैसे इनकम में भी कोई भी इनकम हो उसमें 2 प्लस और 2 माइनस करने. वो आइटम क्यों प्लस माइनस की जाती है यहाँ पे समझते हैं पहले. एक तो सब्सक्रिप्शन की इनकम है, मेन मेंबर्स के पास से जो मिलता है उसमें 2 प्लस है आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग एंड रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग और माइनस किया जाएगा आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एंड रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग. 2 प्लस होंगे वो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग एंड रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग और जो 2 माइनस होंगे वो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एंड रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग. अब ऐसा क्यों होता है उसके लिए ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसको समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 के सब क्वेश्चन 2 में हमें डिटेल दी गई है. ईयर है 14-15, ओपनिंग डेट है 1 अप्रैल 14, क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 15. हमारे पास एक आइटम है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जिसका ओपनिंग बैलेंस है 12,000, क्लोजिंग बैलेंस है 15,000. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस 8,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 6,000 and subscription received during the year amounted to 80,000. Now we are asked to present this information in income expenditure and balance sheet, but for presentation purpose we have also prepared receipt payment account. तो ये तीनों फॉर्मेट में किस तरह से ये आइटम को हम शो करेंगे उसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे. अभी यहाँ पे सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की अमाउंट 80,000. अब ये 2 प्लस किए जाते हैं. सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस की दोनों आइटम हमें पता है इसके बारे में. वी आर फेमिलियर इन द चैप्टर 5 सोल प्रोप्राइटरशिप एनुअल अकाउंट्स में हमने ये देखा हुआ है कि कोई भी इनकम अगर रिसीव करना बाकी हो, रिसीवेबल इनकम हो यानी आउटस्टैंडिंग इनकम हो, तो वो इनकम में प्लस होता है और कोई भी इनकम जो एडवांस में मिला हो उसको माइनस किया जाता है. ऑन दैट बेसिस हमें ये पता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो क्लोजिंग है वो ऐड होगा यहाँ पे, इसलिए एडिशन में आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग और ये जो रिसीव्ड इन एडवांस है 6,000 वो माइनस होगा. दीज 2 आइटम्स वी आर फेमिलियर, लेकिन ओपनिंग आइटम्स के बारे में नहीं पता है तो उसके लिए समझते हैं. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1 अप्रैल 14 पे आउटस्टैंडिंग है 12,000 का. 12,000 का 1 अप्रैल 14 को आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब वो प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर के रिलेटेड है और वो करंट ईयर के अंदर हमें मिल गया होगा और ये 80,000 में इंक्लूडेड होगा. इसलिए उसको हटाना है क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सिर्फ रेवेन्यू इनकम ऑफ करंट ईयर मेंशन करना है, यानी इनकम होनी चाहिए वो करंट ईयर की. तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के 12,000 ये 80,000 में है, इसलिए उसको हटाने के लिए यहाँ पे हम माइनस करेंगे. इसलिए ये टर्म आया यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ओपनिंग माइनस होगा. आउटस्टैंडिंग ओपनिंग
माइनस होगा हमेशा। दूसरा है रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग है, इसका मतलब 1 अप्रैल 14 को ये एडवांस में मिला था, तो ऑब्वियसली प्रीवियस कोई भी अकाउंटिंग पीरियड का ये नहीं हो सकता क्योंकि वर्ड एडवांस है, इसका मतलब ये करंट अकाउंटिंग ईयर के रिलेटेड है और ये 80,000 में इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 80,000 करंट ईयर में मिला हुआ सब्सक्रिप्शन है। तो करंट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर में मिला हुआ सब्सक्रिप्शन 8,000 है, इसलिए इसको याद करके ऐड करना होगा। तो वो एक स्पेशल आइटम यहाँ पे आएगी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग। तो ये जो दो ओपनिंग बैलेंस की ट्रीटमेंट है वो हमें याद रखनी है। क्लोजिंग की हमें पहले से पता है कि आउटस्टैंडिंग इनकम को प्लस करना है, रिसीव्ड इन एडवांस इनकम को माइनस करना है, पर जो ओपनिंग के रिलेटेड है, जो ओपनिंग के रिलेटेड है वो दो स्पेशल आइटम को कंसिडरेशन में लेना है कि जो भी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है उसे माइनस करना है क्योंकि वो प्रीवियस, ये आउटस्टैंडिंग यानी ये प्रीवियस ईयर का बाकी था जो करंट ईयर में मिल चुका है, करंट ईयर के 80,000 में इंक्लूडेड है, इसलिए हटाने के लिए माइनस करेंगे। और ये रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग है, इसका मतलब ये करंट ईयर से रिलेटेड है पर ये 80,000 के अंदर नहीं है, इसलिए इसको याद करके ऐड करना है। इसलिए रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग प्लस होगा और आउटस्टैंडिंग ओपनिंग माइनस होगा। इस तरह से ये 2 प्लस और 2 माइनस की ये पूरी मैकेनिज्म को याद रखना है। इनकम में तो कोई भी इनकम हो, कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, वेदर ट्रेडिंग कंसर्न हो कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हो, कॉन्सेप्ट ये सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल इवन इन 12th कॉमर्स पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। देयर इज एन एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ये जो प्लस माइनस की मैकेनिज्म है ओपनिंग बैलेंसेस की, उसके बेसिस पे पार्टनरशिप फर्म के यानी ट्रेडिंग कंसर्न के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी एडजस्टमेंट पूछा गया है। तो ऑल ओवर अकाउंटिंग के लिए हमें याद रखना है कि इनकम में 2 चीजें प्लस होती है, 2 माइनस होती है, और वो प्लस होगी वो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग, और माइनस होगा वो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एंड रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग। और एक्सपेंडिचर साइड पे कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंस है, सेम प्रोसेस। ये 2 बातें हमें पहले से पता है कि कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो ईयर एंड डेट पे तो उसको हम प्लस करते हैं, वी आर फेमिलियर विद दिस। और कोई भी एक्सपेंस जो हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया हो यानी वो क्लोजिंग हुआ प्रीपेड, ये माइनस किया जाता है। ये 2 आइटम हमें पता है। जैसे सेम यहाँ पे बाकी 2 ओपनिंग बैलेंसेस की ट्रीटमेंट है, यहाँ 2 ओपनिंग बैलेंसेस याद रखने हैं। तो प्रीपेड ओपनिंग प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग माइनस होगा। क्यों आउटस्टैंडिंग ओपनिंग माइनस होगा? क्योंकि वो एक्सपेंस प्रीवियस ईयर के रिलेटेड है जो करंट ईयर में पे किया है, तो करंट ईयर की अमाउंट में से हटाना होगा, इसलिए माइनस होगा। और प्रीपेड प्लस इसलिए होगा क्योंकि वो करंट ईयर का एक्सपेंस है, लास्ट ईयर में प्रीपेड कर दिया है और वो करंट ईयर के एक्सपेंसेस के पेमेंट में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए याद करके उसको ऐड करना होगा। तो जो प्रोसेस यहाँ पे 2 ओपनिंग बैलेंसेस के लिए है इनकम के, सेम प्रोसेस एक्सपेंसेस के ओपनिंग बैलेंसेस के लिए एग्जीक्यूट करना है। ये मेन पार्ट है इस चैप्टर का, रेवेन्यू एक्सपेंस और इनकम को एडजस्ट करने के बारे में। तो याद रखेंगे कोई भी इनकम हो, सब्सक्रिप्शन जैसी कोई भी इनकम हो, उसमें आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग एंड रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग ये 2 प्लस होंगे, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एंड रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग माइनस होगा। कोई भी एक्सपेंस है उसमें आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग एंड प्रीपेड ओपनिंग प्लस होगा एंड आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एंड प्रीपेड क्लोजिंग माइनस किया जाएगा, सो एज टू एसरटेन इनकम ऑफ द ईयर एंड एक्सपेंस ऑफ द ईयर। वो इस ईयर की इनकम होगी, वो इस ईयर का एक्सपेंस होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 80,000, इसमें आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग को प्लस किया है और रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग को माइनस किया है। देन ओपनिंग बैलेंस इसमें से आउटस्टैंडिंग ओपनिंग माइनस किया गया यहाँ पे 12,000 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग को प्लस करना है। तो यहाँ 1,03,000 का टोटल आएगा, जिसमें से 18,000 माइनस करने पे 85,000 की जो अमाउंट आएगी वो है सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द ईयर। अगर ये आइटम को हम यहाँ पे रिसिप्ट पेमेंट में प्रेजेंट करें तो 80,000 की जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट साइड पे बाहर आएगा आउटर कॉलम में, जिसमें से 2 पार्ट हम अलग करेंगे, एक प्रीवियस ईयर की आइटम है, एक नेक्स्ट ईयर की आइटम है। प्रीवियस ईयर के 12,000 है 13-14 के, और नेक्स्ट ईयर के 6,000 है। उन दोनों को अलग करने पे 62,000 की एक और अमाउंट मिलेगी। इस तरह से सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड हमारे पास 3 आइटम है, एक है 80,000, एक 85,000 और एक 62,000। हर एक का अलग अलग मीनिंग है, इंपॉर्टेंस है। समझते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 80,000 है, सब्सक्रिप्शन की इनकम हमें करंट ईयर में जो हुई है, जो अमाउंट हमने रिसीव करी है, इनकम गलत वर्ड होगा लेकिन जो अमाउंट हमने रिसीव करी है वो 80,000 है।
करंट ईयर के लिए हमें 62,000 मिला है और सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द ईयर है 85,000। सो समराइज करके हम ऐसा बोल सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 80,000, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फॉर द ईयर इज 62,000 एंड सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द ईयर इज 85,000। इस तरह से ये स्पेशलिटी इसकी समझनी है। और खास बात, बैलेंस शीट में अगर हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट पूछी है तो आउटस्टैंडिंग और रिसीव्ड इन एडवांस के क्लोजिंग बैलेंसेस आएंगे। आउटस्टैंडिंग असेट है इसलिए असेट साइड एंड रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी इसलिए लायबिलिटी साइड। और अगर ओपनिंग बैलेंस शीट पूछे तो वही दो बैलेंसेस, लेकिन ओपनिंग बैलेंसेस सेम स्टाइल में रिकॉर्ड होंगे, आउटस्टैंडिंग एसेट में और रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी में। तो इस तरह से एक क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन के बारे में। देयर इज अनदर क्वेश्चन ऑन द सेम फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 8 का सब क्वेश्चन 5 है, जिसमें ओपनिंग डेट पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 2700 और क्लोजिंग डेट पे 3600। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग डेट पे 1800, क्लोजिंग डेट पे 900 एंड इनकम ऑफ सब्सक्रिप्शन, इनकम बोला गया यहाँ पे, यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की एंड प्रोडक्ट हमें पहले से दे दी गई है ये 45,000 की, कि इनकम ऑफ सब्सक्रिप्शन इज 45,000 एंड वी नीड टू प्रिपेयर दिस रिसीव पेमेंट अकाउंट, जिसके लिए हमने ये वर्टिकल प्रेजेंटेशन किया है पहले। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहले ये चारों आइटम को प्लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग एंड रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग को प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एंड रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग को माइनस करना है और आउटर कॉलम की अमाउंट 45,000 है। अब रिवर्स प्रोसेस में जाएंगे, अब यहाँ पे ये दो आइटम माइनस करके अमाउंट 45 मिला है यहाँ पे, तो 45 में ये दो प्लस करेंगे यानी 2,700 900, तो हमें 48,600 की अमाउंट मिलेगी। और ये दो आइटम प्लस हुई है तो माइनस करेंगे, जब हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं तो माइनस वाली आइटम को प्लस किया है और प्लस वाली आइटम को माइनस करेंगे, तब जाके हमें ऊपर की जो अमाउंट है 43,200 ये हमें मिलेगा, जो कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है और ये 43,200 में से दो पार्टीशन होंगे, दो अलग अलग, एक प्रीवियस ईयर का 2,700 अलग होगा और 900 अलग होगा नेक्स्ट ईयर का। तो डिफरेंस की जो फिगर आएगी 39,600, वो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर में मिला है वो है। अब यहाँ पे वापस से वो तीन चीजें याद कर सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज 43,200, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फॉर द ईयर इज 39,600 एंड सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द ईयर इज 45,000। तो ये तीन टर्म को अच्छे से समझना है सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो ये हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 43,200, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द ईयर इज 39,600 एंड सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द ईयर इज 45,000। नेक्स्ट एक जो इंपॉर्टेंट आइटम है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो है एक कंज्यूमेबल आइटम्स के बारे में, वो इस फॉर्मेट में प्रेजेंट किया है। एक्सपेंस और इनकम के अलावा कंज्यूमेबल आइटम्स, इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कंजम्पशन। ये याद रखना है कंज्यूमेबल आइटम्स में, अगर हमारे पास 50 रुपीज की मेडिसिन स्टार्टिंग में है, 100 की हमने परचेज की है और 130 की यूज की है, मीन्स 20 रुपीज का अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो हम बोल सकते हैं कि 130 का हमने यूज किया है। अगर 50 रुपीज का स्टॉक है हमारे पास मेडिसिन का, परचेज किया है 150, तो टोटल हुआ हमारे पास अवेलेबल मेडिसिन 150 और 20 का क्लोजिंग स्टॉक है तो 130 इज कॉल्ड कंज्यूमेबल आइटम, मीन्स कंज्यूम मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो कंज्यूमेबल आइटम्स का पार्ट है उसमें स्टेशनरी का कंजम्पशन हो सकता है, इसके साथ साथ मेडिसिन का, पोस्टल स्टैम्प्स का, एडवर्टीजमेंट मटेरियल का, इस तरह के जो सब्सिडरी गुड्स है जो हम ट्रेडिंग कंसर्न में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रेजेंट करते थे, लेकिन डिफरेंस ये था कि यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया जाता था, यहाँ पे कभी ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन एनटीसी में ध्यान रखना है, कंजम्पशन को फाइंड करने के लिए ओपनिंग स्टॉक को भी कंसिडरेशन में लेना है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करने पे हमें मिलेगा कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। तो ये एक पॉइंट याद रखना है, एक्सपेंस हुआ, इनकम हुआ, कंज्यूमेबल आइटम है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंड क्रिएटेड फॉर स्पेशल पर्पस। नाउ फंड क्रिएटेड फॉर स्पेशल पर्पस के लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सब क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें विनायक क्रिकेट क्लब के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे मैच फंड के नाम का स्पेशल फंड है,
परमानेंट फंड यानी कैपिटल फंड 1,05,000 दिया गया है, और इन्वेस्टमेंट ऑफ परमानेंट फंड 1,05,000 है, यानी कैपिटल फंड एंड कैपिटल फंड इन्वेस्टमेंट हुआ ये। नाउ मैच फंड के नाम पे स्पेशल फंड दिया गया है, मैच फंड है 70,000, मैच फंड के नाम पे जो डोनेशन मिला है वो 60,000, और इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, जैसे ट्रेडिंग कंसर्न में प्रोविडेंट फंड और प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट होता है, तो प्रोविडेंट फंड के इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रोविडेंट फंड में प्लस होता है, क्योंकि वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज के लिए। सेम वे यहाँ पे मैच फंड के इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न, जो इनकम हमें मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो मैच फंड में प्लस करना होगा, क्योंकि वो फंड के रिलेटेड इनकम है। तो हमें याद रखना है, कोई भी स्पेसिफिक फंड आएगा यहाँ पे, उसके रिलेटेड डोनेशन आएगा और उसके इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आएगा, ये तीन मेन सोर्स ऑफ इनकम होगी स्पेशल फंड की। उसमें से उस फंड के रिलेटेड एक्सपेंस, जैसे यहाँ पे मैच एक्सपेंस है 8250 और प्राइस फॉर मैचेस के नाम पे 5700 दिया गया है, तो सारी इनकम को प्लस करके एक्सपेंस को माइनस करना है, और जो डिफरेंस आएगा वो आउटर कॉलम में है 76050। तो इस तरह से फंड क्रिएटेड फॉर स्पेशल पर्पस को डील करना है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट एट दिस स्टेज दैट बैलेंस शीट में जस्ट बिलो द कैपिटल फंड स्पेशल फंड इज शोन, all incomes relating to special fund is added therein, and all expenses pertaining to that special fund is subtracted therefrom, and difference amount is shown outer column liability side just below the capital fund। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास 90,000 की इनकम है स्पेशल फंड की, या कॉन्ट्रीब्यूशन है, कलेक्शन है 90,000 का, उसमें से जो एक्सपेंस है वो 13,950 का है, वो माइनस करने पे 76050 इज द बैलेंस ऑफ स्पेशल फंड। लेकिन बाय चांस ऐसा हुआ होता कि हमारे पास 90,000 की इनकम के सामने 1,05,000 का एक्सपेंस होता, 90,000 के सामने 1,05,000, यानी एक्सपेंस इज मोर देन कलेक्शन। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल फंड ओनली। स्पेशल फंड की इनकम अगर 90 है और एक्सपेंस 1,05,000 है, यानी एक्सपेंस सरपास द इनकम, इन दैट सिचुएशन, अब यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू तो नहीं लिख सकते 15,000, तो दैट 15,000 विल बी शोन एक्सपेंडिचर साइड पे, यहाँ पे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ स्पेशल फंड के नाम पे बताया जाएगा। एक्सपेंडिचर साइड, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड पे एक्सेस ऑफ स्पेशल फंड एक्सपेंडिचर के नाम पे बताया जाएगा। अगेन वी नीड टू रिपीट दिस कि स्पेशल फंड, whenever special fund is created, it is shown just below the permanent fund in balance sheet liability side, and its examples are like tournament fund, match fund, prize fund, president felicitation fund. All incomes relating to that fund is added therein, and all expenses relating to that fund is subtracted therefrom. If difference is positive, means income is more than that expenses, it is shown in outer column of balance sheet liability side just below the capital fund. And if expense is more compared to its income, that difference will be transferred to excess of expenditure of special fund on expenditure side of income expenditure account। तो यानी एक्सपेंस ज्यादा हुआ तो एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, और अगर इनकम ज्यादा हुई यहाँ पे तो उसका डिफरेंस आउटर कॉलम में प्रेजेंट किया जाएगा। ये है फंड क्रिएटेड फॉर स्पेशल पर्पस। नाउ यहां से आगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें रिसीव पेमेंट अकाउंट, वी नीड टू प्रिपेयर रिसीव पेमेंट अकाउंट ऑफ ओमकार क्लब, ओमकार क्रिकेट क्लब, ओमकार क्लब के नाम से है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन की डिटेल है, पीछे एडजस्टमेंट दिए गए क्वेश्चन में, लेकिन एडजस्टमेंट इज ऑफ नो यूज, क्यों? बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग रिसीव पेमेंट अकाउंट, एंड रिसीव पेमेंट अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट की इफेक्ट नहीं हो सकती। ऑल रिसिप्ट्स on receipt side, all payments on payment side. Receive payment account always on cash basis. All receipts, all payment, irrespective of time, whether belongs to current year, previous year or next year, always recorded, and irrespective of its nature, whether capital or revenue, both type of receipts and payments are recorded. So यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करनी होगी हमें ओपनिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस से, इसलिए ये क्वेश्चन की डिटेल में हमारा ईयर एंडिंग डेट है 31 मार्च 2015, इसलिए 1 अप्रैल 2014 के कैश और बैंक के बैलेंस हमें दिए गए 3000 एंड 2000, वहां से शुरुआत होगी। कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस से इट विल बी पार्ट ऑफ रिसिप्ट साइड। नाउ एक एक करके आइटम चेक करेंगे। ए डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन, डोनेशन हमें मिला होगा इसलिए रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट साइड 70,000। देन एंट्रेंस फीस
एंट्रेंस फीस अमाउंट इज 3000, सो रिसिप्ट साइड आएगा क्योंकि मेंबर से हमें मिला है एंट्रेंस फीस। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया गया 40% कैपिटलाइज, बट इट विल बी पार्ट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हमें पूरी रिसिप्ट रिकॉर्ड करनी है, तो 100% अमाउंट 3000 विल बी रिकॉर्डेड रिसिप्ट साइड। देन मेंबरशिप फीस में भी ईयरली इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमें पूरी अमाउंट लेनी है, ऑल कैश रिसिप्ट, सो मेंबरशिप फीस 25,000। आफ्टर दैट इनकम ऑफ लेक्चर्स, इट इज ऑल्सो रिसिप्ट, इनकम बोला गया इसलिए रिसिप्ट है 3000। देन डिनर पार्टी एक्सपेंस, ये पेमेंट होगा इसलिए पेमेंट साइड पे आएगा 4000 डिनर पार्टी एक्सपेंस। देन क्लब पेविलियन कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, पेमेंट साइड आएगा, आउटफ्लो है कैश का इसलिए 60,000। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, पेमेंट साइड आएगा 1000। देन परचेज ऑफ फर्नीचर, पेमेंट साइड आएगा 5000 कैश का आउटफ्लो होगा। आफ्टर दैट लाइफ मेंबरशिप फीस 4000, इट इज पार्ट ऑफ रिसिप्ट, सो रिसिप्ट साइड 4000। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बेचने पे रिसिप्ट मिलेगी हमें, इसलिए कैश इनफ्लो हुआ, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1000। देन कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस वो हमने रिकॉर्ड कर लिया ऑलरेडी। देन रेंट ऑफ हॉल पेड, पेमेंट है इसलिए रेंट ऑफ हॉल पेड 2000 पेमेंट साइड। देन सैलरी 10,000, अगेन पेमेंट साइड, सैलरी पेड टू स्टाफ है ये। देन सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर्स, अगेन पेमेंट हुआ इसलिए कैश का आउटफ्लो है, सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर्स। देन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ये स्क्रैप बेचने पे जो हमें मिला है वो रिसिप्ट है इसलिए रिसिप्ट साइड आएगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 500। देन चैरिटी इज रिसिप्ट फॉर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटी या डोनेशन कोई भी नाम से हम लिख सकते हैं, बट इट्स अ रिसिप्ट, सो रिसिप्ट साइड आएगा 8000। देन डिनर पार्टी कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस कॉन्ट्रीब्यूशन इज बीन कलेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स फॉर डिनर पार्टी, सो इट्स अ रिसिप्ट, सो डिनर पार्टी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द रिसिप्ट साइड 5000। Purchase of national saving certificate, it's an investment and it shows cash outflow, so payment side पे आएगा purchase of NSC। then purchase of sports equipment is 15,000, again ये भी payment में आएगा। and then हमें दिया गया cash balance 1000, so cash balance 1000 रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे सिचुएशन है बैंक बैलेंस की, बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया क्योंकि हमें डेट 1/4 दिया गया था 1/4/14, और इसके हिसाब से ओपनिंग कैश और बैंक हमने रिकॉर्ड किया है। क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैंक बैलेंस मिसिंग है, इसलिए दोनों साइड पॉसिबिलिटी हो सकती है, बैंक में बैलेंस या ओवरड्राफ्ट दोनों चांसेस है, इसलिए कभी भी ब्लाइंडली पेमेंट साइड पे ही बैलेंस आएगा ऐसा नहीं सोचना है, हमें दोनों साइड टोटल करके चेक करना है। तो रिसिप्ट साइड का टोटल है 1,24,500 एंड पेमेंट साइड टोटल इज 1,20,000 इंक्लूडिंग दिस कैश बैलेंस ऑफ 1000। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 4,500 मिसिंग है पेमेंट साइड पे, एंड इट मस्ट बी पार्ट ऑफ क्लोजिंग बैंक बैलेंस, तो क्लोजिंग बैंक बैलेंस है 4,500। अगर यहाँ पे हमें बैंक का बैलेंस दिया होता, बैंक का बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया होता हमें, तो हम रिस्पेक्टिव साइड पे रिकॉर्ड करते, तो कैश में हमें 100% एश्योरेंस होता कि रिसिप्ट इज ऑलवेज मोर देन पेमेंट, और कैश का बैलेंस इसी साइड आता। लेकिन बैंक में दोनों साइड ड्यूअल पॉसिबिलिटी है, बोथ वे चांसेस रहेंगे, इसलिए दोनों साइड टोटल करके चेक करेंगे। चेक किया तो यहाँ पे रिसिप्ट साइड 1,24,500 एंड पेमेंट साइड 120, सो डिफरेंस इज 4,500 एंड इट्स अ क्लोजिंग बैंक बैलेंस। तो इस तरह से ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट तैयार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर दिव्य क्रिकेट क्लब। अब यहाँ पे क्रिकेट क्लब के लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है, जिसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है इस तरह से। ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट नहीं है, लेकिन मिक्स्ड इंफॉर्मेशन अबाउट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट है, और उसके साथ साथ ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है यानी एडजस्टमेंट। दिस एडजस्टमेंट इज ऑल्सो टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। नाउ सबसे पहले यहाँ पे बैलेंसेस जो दिए, ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस, वो कोई काम के नहीं है, वो असेट है। अब यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मोटिव हमें क्लियर होना चाहिए कि ओनली रेवेन्यू एक्सपेंस एंड इनकम एंड रिलेटिंग टू करंट ईयर। रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंस होने चाहिए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के। तो ऑन दैट बेसिस अब यहाँ पे बैलेंसेस नहीं आएंगे। सब्सक्रिप्शन में जो करंट ईयर की इनकम है वहां से शुरुआत होगी। करंट ईयर की इनकम है 84,000, सो सब्सक्रिप्शन 84,000 इनर कॉलम, बिकॉज देयर इज एन एडजस्टमेंट ऑन दैट। एडजस्टमेंट हमें दिया गया है सब्सक्रिप्शन पे है, और उसके बाद डेप्रिसिएशन है, और रेंट इंश्योरेंस पे और सैलरी पे, इसलिए वो सारी आइटम यहाँ पे इनर कॉलम में प्रेजेंटेड है। तो सबसे पहले 84,000
आफ्टर दैट रेम्यूनरेशन टू क्रिकेट कोच, ये एक्सपेंस है, इसलिए एक्सपेंडिचर साइड 36,000। सैलरी ऑफ ग्राउंडमैन एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस साइड 15,000। उसके बाद है परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। नाउ व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें ये ध्यान रखना है कि जो कैपिटल नेचर की आइटम है, यानी यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा है, एसेट परचेज किया है, कैपिटल नेचर की कोई आइटम नहीं आएगी, सिर्फ रेवेन्यू नेचर एंड ऑफ करंट ईयर, इसलिए ये आइटम एक्सक्लूड करेंगे। उसके बाद है एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस रेवेन्यू है, 36,000 आएगा यहाँ पे इनकम साइड पे, और उसमें बोला गया है 60% टू बी कैपिटलाइज, तो 36,000 में से 60% को हमें कैपिटल इनकम ट्रीट करना है, और जो माइनस करेंगे यहां से वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल फंड के अंदर प्लस होता है एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज के नाम पे। इसलिए हमें यहाँ पार्टीशन दिया गया है कि टोटल एंट्रेंस फीस में से 60% कैपिटलाइज करो, 40% टू बी रिटेन एज अ रेवेन्यू इनकम। सो कैपिटल नेचर का 21,600 माइनस करने पे आउटर कॉलम 14,400, इट रिप्रेजेंट रेवेन्यू इनकम। Then subscription from members participating in sports 24,000 with adjustment, so inner column 24,000. Then wicket preparation expense 18,000, it's an expense, routine regular expense, so debits, expenditure side, debit side. Tournament prize distribution expense, now we need to be careful for this type of items, tournament prize match, because there is a chance of fund, यहाँ पे कोई चांस हो सकता है फंड का, इसलिए स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन में बिफोर प्लेसिंग एनी आइटम टू दिस टाइप ऑफ फंड, यहाँ पे लिखने से पहले हमें चेक करना होगा कि उसका कोई स्पेशल फंड है, अगर फंड है तो उसकी कोई भी आइटम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी, इट विल बी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट और वो कैपिटल फंड के नीचे अलग से प्रेजेंट होगा। तो ये क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पर्टिकुलर्स में डोनेशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट फंड 1,20,000 एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ टूर्नामेंट फंड 1,20,000, ऐसी दो स्पेसिफिक आइटम टूर्नामेंट फंड के नाम पे दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टूर्नामेंट फंड नाम का स्पेशल फंड क्रिएट हुआ इस क्वेश्चन में, तो टूर्नामेंट के रिलेटेड एक भी आइटम इनकम एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं बनेगी, इसलिए वो आइटम को एक्सक्लूड करेंगे टूर्नामेंट का। फिर है इनकम ऑफ कवि सम्मेलन, और वो है 75,000, इसलिए ये रेगुलर रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट, सो यहाँ पे इनकम साइड आएगा 75,000। मेमोयर प्रिंटिंग एक्सपेंस, जो बुकलेट, पैम्पलेट, लीफलेट्स होते हैं जो क्लब के लिए एसोसिएशन की नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रिंट कराने का खर्चा हुआ, ये मेमोयर प्रिंटिंग एक्सपेंस, वो रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसलिए 24,000 एक्सपेंडिचर साइड आएगा। मेमोयर प्रिंटिंग एक्सपेंस के बाद है टूर्नामेंट फीस, तो टूर्नामेंट की सारी आइटम हम कैंसिल कर रहे हैं। फिर है ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, इट विल बी पार्ट ऑफ रेगुलर एक्सपेंस 27,000। Then donation received, donation is always capital receipt and added to capital fund unless it is specified clearly. इसके बाद के क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखा गया डोनेशन में रेवेन्यू, unless it is specified clearly that donation is revenue, we need to memorize it or capitalize it and to be shown in balance sheet only. हमें हमेशा डोनेशन बैलेंस शीट में ही लिखना है, लायबिलिटी साइड पे एडिशन टू कैपिटल फंड। जब ब्रैकेट में लिखा होगा कि रेवेन्यू नेचर का डोनेशन, या एडजस्टमेंट में दिया होगा कि डोनेशन रेवेन्यू नेचर का है, तब जाके वो इनकम साइड आएगा, इसलिए यहाँ पे डोनेशन छोड़ देना है हमें। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, तो ये रेम्यूनरेटिव सर्विसेज जो है, इनवैल्यूएबल सर्विसेज, उसके लिए ऑनरेरियम पे किया जा रहा है 36,000, सो एक्सपेंडिचर साइड आएगा। देन सेल ऑफ मेमोयर, ये एक इनकम होगा, अगर मेमोयर प्रिंटिंग का एक्सपेंस है तो सेल करने पे इनकम होगा, इसलिए सेल ऑफ मेमोयर यहाँ पे 72,000 का इनकम आएगा। उसके बाद दो टूर्नामेंट के रिलेटेड है आइटम्स, 1,20,000 का फंड और उतना इन्वेस्टमेंट, तो वो अवॉइड करना है। उसके बाद एक्सपेंसिस ऑफ कवि सम्मेलन, ये रूटीन रेगुलर एक्सपेंस है 42,000 कवि सम्मेलन का। स्टेशनरी एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर का 15,000 एक्सपेंडिचर साइड पे। देन रिपेयरिंग एक्सपेंस अगेन रेवेन्यू नेचर का, इसलिए एक्सपेंडिचर साइड पे 18,000। आफ्टर दैट बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये एक इनकम हुई, इसलिए इनकम साइड पे बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड 3,000 क्रेडिट साइड। उसके बाद टूर्नामेंट का एक्सपेंस है, वो टूर्नामेंट फंड में जाएगा। एम्पायर फीस रूटीन रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंस 24,000 विल बी डेबिटेड टू एक्सपेंडिचर साइड। मेन क्लब एफिलिएशन फीस, अब ये मेन क्लब एफिलिएशन फीस एक्सपेंस है, ये इस तरह का एक्सपेंस है कि हमारा जो क्लब है, जिस क्लब के लिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उस क्लब के ऊपर भी मेन क्लब है, जिसके अंडर में ऐसी सब्सिडरी क्लब्स आते हैं
then these subsidiary clubs required to pay prescribed fees to become a member of main club. Just like ICC के अंडर में BCCI आता है, तो ICC मेन क्लब हुआ, BCCI सब्सिडरी क्लब हुआ. To become a member of ICC, BCCI required to pay certain stipulated fees, prescribed fees. Same way this is main club affiliation fees. तो ये एक एक्सपेंस है जो इस क्लब ने मेन क्लब के साथ जुड़े रहने के लिए पे किया है, तो 12,000 का रेवेन्यू एक्सपेंस है. इसके बाद टैक्सेस एंड इंश्योरेंस रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंस है 12,000 टू बी शोन एक्सपेंडिचर साइड. एंड लास्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ टूर्नामेंट फंड. कोई भी फंड की इनकम यहीं पे प्लस होती है, इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा. तो इस तरह से ये सारी आइटम्स को हमने पहले प्लेस किया है. आफ्टर दैट एडजस्टमेंट है जिसमें पहले है प्रीपेड इंश्योरेंस. तो प्रीपेड एक्सपेंस एज वी नो उसको यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस किया जाएगा करंट ईयर के एक्सपेंस में से. तो आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 9,600. उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000. तो सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे, इनकम रिसीवेबल है इसलिए वहां पे प्लस करने पे आउटर कॉलम 90,000 की इनकम. देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट 6,000. तो उस अलग से हमने सब्सक्रिप्शन उसका शो किया 24,000, उसमें 6,000 प्लस करके आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 30,000. 10% डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है जिसमें हमने इसको एक्सक्लूड किया था, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑफ 1,08,000. नाउ वी नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दैट. तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1,08,000 की वैल्यू 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड डेट ऑफ एक्विजिशन इज 1/10/14. So 1/10/14 to 31st March 15, 6 month depreciation to be calculated. तो 1,08,000, 10%, 6 month. So depreciation की अमाउंट आएगी 5,400. And last adjustment is salary outstanding 3,000. It will be added to salary and outer column amount आएगी 18,000. Salary की अमाउंट होगी 18,000. Then we will close this income expenditure account. Expenditure side total is 2,85,000 and income side total is 2,84,400. So expenditure is more compared to income. So difference will be on the income side and it will be treated as deficit or excess of expenditure over income, and amount is 600 because higher total is 2,85,000. 2,85,000 minus 2,84,400. So difference amount is 6,000 and it's a deficit. तो इस तरह से ये चैप्टर का बेस है जिसमें हमने नेसेसरी फॉर्मेट, डिफरेंस ऑफ ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीव पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, उसके स्ट्रक्चर को समझा, किसमें कौन सी आइटम्स आती है वो ध्यान में रखा है. देन स्पेशल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अबाउट सब्सक्रिप्शन इन स्पेशल एंड देन कंज्यूमेबल आइटम्स, fund created for special purpose, and from this point onwards we have executed these long questions. Question number 9 and 10 is been done already and rest of the questions will be part of next session. Thank you.